हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी के एपीएफओ एग्जाम्स को लेकर मैंने हमेशा एक स्ट्रेटजी आपको बताई है। और वो ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि अगर आप एग्जाम्स की तैयारी अब शुरू करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में 70 डेज़ की स्ट्रेटजी बताई थी डिटेल में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी कोई समय नहीं गया है, अभी भी पूरा समय है। अगर आप इस समय को एक अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं और जैसे मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, समय अपने पास लिमिटेड होता है लेकिन स्ट्रेटजी और मटेरियल हमेशा अपना होता है। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस किस तरह से आपको करना है, और क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई थी कि कैसे आप आधे समय में ये पार्ट करें, आधे समय में ये पार्ट करें, और बाकी देखिए अपने हिसाब से सहूलियत से टाइम को सेट करिए, क्योंकि हमेशा सबके लिए टाइमिंग अलग अलग होती है। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि किस तरह से उसको बांटना है। ये मैंने 70 डेज़ स्ट्रेटजी में आपको बताया हुआ है, वहाँ पे आप अच्छे से देखिए। और बाकी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये इस पूरे वीडियो में आपको बताया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब तक की स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये इसलिए है क्योंकि ये लेबर लॉ और ईपीएफओ स्पेशल के ऊपर है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में लेबर लॉ भले ही आपके लिए स्कोरिंग ना बने, लेकिन अगर आपने इस पार्ट को छोड़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो श्योर है। क्योंकि आपको सिलेक्शन से बाहर जरूर कर सकता है, लेकिन भले ही स्कोरिंग साबित ना हो आपके लिए, तो इस पार्ट को आप बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको इस पार्ट को करना है और इसमें आपको पूरा ये समझाया जाएगा कि कैसे आपको करना है। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी में, अगर आपने वीडियो देख लिए हैं लेक्चर सारे, तो बेटर है। अगर नहीं देख पाए तो जो लेटेस्ट में थ्योरीज और लेक्चर्स पढ़े वो आप देख सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं और उनको लगता है कि समय कम है, तो अभी नई पीडीएफ पड़ी हुई है 800 एमसीक्यूज़ की ईपीएफओ स्पेशल की, आप वो देख लीजिए। प्लस लॉ बाय लॉ एमसीक्यूज़ पढ़े, आप वो देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको बताई जा रही है। और दोस्तों, जैसे बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर एक नया जो लेबर कोड आ गया है उसके बनने के बाद क्या हम पुराने वाले को देखना है। देखिए दोस्तों, एक ये कन्फ्यूजन है कि क्या नया लेबर कोड में कुछ चेंज हुआ, बहुत थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वो अलग से हम लोग को दिया हुआ है, उसकी क्लासेस भी है। लेकिन जो बाकी जैसे कि कोड है वो लगभग सेम है। तो इसलिए आपको जो लॉ है, जो हम लोग के द्वारा पढ़ाए गए हैं, लगभग 16 लेबर लॉ पढ़ाए जा चुके हैं, वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़ना है। उसमें जो चेंजेस है वो अलग से दिए हुए हैं। बस दोस्तों इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रहिए, जो पुराना है वही मेन है, नया तो बहुत थोड़ा ही है। तो इसीलिए दोनों चीज़ें कवर करी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, पूरा फोकस करके स्ट्रेटजी वीडियो को देखिए और इसी को फॉलो करके चलिए दोस्तों। अभी भी समय नहीं बीता है, बस मन लगाकर स्ट्रेटजी वे में आगे बढ़िए। श्योर, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम ट्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पर्टिकुलर किसी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपना आने वाला पेपर है उसको लेके क्या अप्रोच अब हमें रखनी होगी दोस्तों। और इसको समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये भी सोचना होगा मेरे भाई कि बैकवर्ड साइड में हम लोग क्या अप्रोच रखे थे, मतलब इस सिलेबस को पढ़ते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखा था दोस्तों, और किस तरीके से उस सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाए थे। खैर हम बात करेंगे अभी लेबर लॉ की, लेकिन क्या है कि जितना भी इंटायर सिलेबस है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। उसके लिए राहुल सर की बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी दोस्तों, तो उसको ध्यान से देखिए, उन सब चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या दोस्तों, आज हमें स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना है, किसका पर्टिकुलर क्या है, लेबर लॉ को लेके दोस्तों। तो लेबर लॉ में क्या है कि अब लेबर लॉ में हम लोग क्या पाते हैं दोस्तों कि हम इसको थ्योरी को पढ़े, थ्योरी के साथ एक्ट पढ़े, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश की, और साथ में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके लिए मतलब इसको तैयार करने के लिए हम लोग आपको बहुत सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए दोस्तों। अब इंपॉर्टेंस ये है मेरे भाई कि हम पढ़ कितना लिए मायने नहीं रखता है दोस्तों, लेकिन क्या है कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं मायने ये रखता है दोस्तों। अब वो किस तरीके से चेक होगा दोस्तों, वो चेक हो पाएगा जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसको कितने बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और सॉल्व करते समय आपको दो बातों का ध्यान देना है। एक, जो आप पढ़े हैं वो, साथ में उस क्वेश्चन में अगर अलग चीजें भी हैं तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है मेरे भाई। क्योंकि सबसे बड़ी जो चैलेंज की बात होती है मेरे भाई, सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। क्योंकि कोई भी नहीं ऐसा कर सकता है कि जो पढ़े हैं वही डायरेक्टली यार रहेगा वही से क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि उसका लैंग्वेज जो होगा ना वो थोड़ा सा चेंज रहेगा कहीं ना कहीं, तो आपको समझना होगा उस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन की कुछ वीडियो भी 2-4 क्वेश्चन जो भी हो पाएगा, जो पॉसिबल हो पाएगा, उसका मैं वीडियो आपको स्ट्रेटेजी किस तरीके से उसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो भी मैं बना के दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब धीरे धीरे उसको देता रहूंगा, लेकिन क्या है अभी बात ये समझना है मेरे भाई कि आगे की रणनीति हमें किस तरीके से रखनी है। तो उसको समझने से पहले हम समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से जितना भी पूरा क्रैश कोर्स हम लोग आगे बढ़ाए थे उसमें क्या क्या बातें समझे थे, किस तरीके से हम पढ़े थे, अब उसका क्या यूटिलाइजेशन है दोस्तों। इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है। अब इन सब बातों से सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं दोस्तों कि जो एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। हो सकता है आप एक बार कर लिए तो 2 बार कर लिया मेरे भाई, इससे से आपका कॉन्सेप्ट जनरेट हो पाएगा मेरे भाई। होता क्या है कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि देखिए किसी भी तैयारी को तैयार करने का या किसी भी पेपर या किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का 2 वे हो सकता है। एक तो होता है यार फॉरवर्ड लिंकिंग, एक होता है बैकवर्ड लिंकिंग मेरे भाई, बैकवर्ड लिंकिंग। फॉरवर्ड लिंकिंग का यहाँ मैं कहने का मतलब ये कर रहा हूँ कि आप
कुछ चीज को पढ़े, किसी चीज को पढ़े, किसी कॉन्सेप्ट को आप तैयार किए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप अभी उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाए, बल्कि एक रीडिंग लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप एमसीक्यूज के थ्रू जाके एक एक कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है, देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पहला वाला जो फॉरवर्ड लिंकिंग वाला बात है, कहीं ना कहीं ये अपने पास जब टाइम बहुत ज्यादा होता है मेरे भाई, तब इसको अप्लाई किया जाता है। अब अपने पास टाइम कम है मेरे भाई, 2 महीने से कम टाइम बचा है, तो हमें कहीं ना कहीं इस वाले कॉन्सेप्ट पे जाना होगा दोस्तों। और इस वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको, आप घबराइएगा मत, आप एकदम सटीक बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं मेरे भाई, तो आपकी तैयारी बेहतर ही होगी, वो खराब नहीं होने वाली भाई। और मेरे भाई यही परफॉर्मेंस आपको पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है आप 2-4 बार ट्राई करिए, खूब अच्छे से ट्राई करिए, आपको निश्चित तौर पे बेनिफिट मिलने वाला है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए, अब हमें ये बात समझना है मेरे भाई कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग किस तरीके से पढ़े थे, या पूरे लेबर लॉ को किस तरीके से एक कनेक्टिविटी के साथ हम पढ़ाई किए थे, इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें इसकी जो सिलेबस है उसके नाम को समझने की कोशिश किए थे। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, लेबर लॉ क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है दोस्तों। बहुत लोगों में ये था कि भाई सोशल सिक्योरिटी कुछ अलग है, या लेबर लॉ कुछ अलग है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कुछ अलग है। मेरे भाई ये अलग नहीं है, क्योंकि मैं कितनी बार आपको पहली क्लास से ही कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया हूं कि ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 3 एक्टर यहां ध्यान में रखनी है। एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है इंप्लॉयर होता है, एक होता है दोस्तों इम्प्लॉय, ठीक है। अब ये 3 जो एक्टर है मेरे भाई, इन्हीं का जो रिलेशन है मेरे भाई, वही क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है। और इस इंडस्ट्रियल रिलेशन को अगर रेगुलेट करना है तो उसको कहीं ना कहीं लॉ फॉर्म में बनाना होगा, और वही अपना क्या है, लेबर लॉ होता है मेरे भाई। समझ में आया? तो ये दोनों चीजें किस तरीके से कनेक्टेड है, ये बात आपको समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा कि लेबर लॉ को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इसको समझना होगा। तो जितनी भी, जैसे क्या है कि आईएलओ का रिकमेंडेशन था मेरे भाई, आप पढ़े थे, 4 बातें वहां बताए हुए थे कि विभिन्न कमेटियों का रिकमेंडेशन है, आईएलओ का रिकमेंडेशन है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है। साथ में क्या है कि बहुत सारी थ्योरीज को भी लेबर लॉ को बनाते समय आपको ध्यान में रखा गया, जैसे किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट किस तरीके का होना चाहिए, वेस्ट से रिलेटेड क्या थ्योरी होनी चाहिए, क्या क्या अदर अप्रोचेज होना चाहिए, जिसको इसको मतलब लेबर लॉ को बनाते समय आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान में क्या रखना है मेरे भाई कि जब लेबर लॉ हम पढ़ रहे थे, आपको बताए थे कि लेबर लॉ के अंतर्गत कहीं न कहीं इन दोनों को रिलेशन को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया। इन्हीं को केंद्र में रख के कहीं न कहीं टोटल लेबर लॉ को डिजाइन किया गया, और जिसका रेगुलेशन कहीं न कहीं किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे गए थे, तो हम देखे थे कि जब प्रॉपर तरीके से लेबर लॉ नहीं बना था, तो क्या है, जो एम्प्लॉयर होता था वो एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा शोषण करता था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद हमें एक ऑर्गेनाइज लेवल पे लेबर लॉ की आवश्यकता पड़ी थी। तो इतनी बात समझे थे। और डेवलपमेंट होता है मेरे भाई, उसके बाद क्या है, कहीं ना कहीं हम जो एम्प्लॉय है उसके वेलफेयर की बात करने के साथ साथ उसके फ्यूचर की जब बात कर रहे थे दोस्तों, तो हम कहीं कहीं कॉन्सेप्ट पे सोशल सिक्योरिटी के बारे में भाई पहुंचे। तो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल सी बात है, जो एम्प्लॉय है उसके फ्यूचर को कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहा है। इसके अंतर्गत क्या, बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोग्राम की बात किए थे दोस्तों, असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में बात किए थे, पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात किए थे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एक एक चीज को समझा दिया गया है मेरे भाई, और बहुत छोटा छोटा और बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आपको समझ लेना है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया दोस्तों कि ये तीनों चीजें किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है, और कनेक्ट होके ही इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। 2 चीजों को मिला के ही यूपीएससी का ये बहुत बहुत मतलब फेवरेट एरिया होता है कि किस तरीके से बच्चे को फंसाना है, और वो तभी कर सकता है कि बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव चीजें मिला दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले। अब ध्यान देना है क्या है, ये ध्यान क्या देना है कि इसको समझने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं एक्ट के बारे में पढ़े थे दोस्तों। हम लोग लगभग 16 इंपॉर्टेंट एक्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है इसी से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि भाई बहुत सालों का अनुभव है, उसके अंतर्गत हम देखे थे क्या कि जितना प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया गया, आप खुद उठा के देखिएगा, उसमें रेगुलर इन्हीं 16 एक्टों से कहीं ना कहीं रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेबर लॉ का पेपर बहुत ज्यादा हुआ तो था नहीं कि ईपीएफओ का पेपर हुआ, बल्कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये यूजीसी से उठाए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। और उसमें क्या है कि जो बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन होता है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, इसीलिए जो क्वेश्चन है उसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है मेरे भाई। तो 16 एक्ट को बताया गया है। अब उन एक्ट में क्या चीजें भी कवर की गई है, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं मेरे भाई,
भाई उन सबको कवर किया गया है। जैसे कि आप बात कर लीजिए ESI एक्ट के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन की बात हो, उसको भी ध्यान में रखा गया है, या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत जो वीक चेंज हुआ है मेरे भाई 26 वीक, उसको भी ध्यान में दिया गया। तो हर एक्ट को इस तरीके से ऐसा अप्रोच रखा गया जिसमें उसके कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो उसका एडवांस और जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है उन सबको कवर करने की कोशिश की गई है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद का बात करेंगे दोस्तों रिसेंट चेंज कोई भी एक्ट में हुआ तो किस तरीके का जो चेंज है आपको बताया जाता है कि बहुत सारे लेवल लॉ थे, जैसे कि स्टेट लेवल पे अलग है कहीं ना कहीं और सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे अलग अलग थे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। उन कॉम्प्लेक्सिटी को सरल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 4 कोड बनाए गए मेरे भाई। उस कोड के अंतर्गत जैसे वेज कोड हम देखे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड देखे, सोशल सिक्योरिटी कोड देखे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर कोड देखे मेरे भाई। इन सब कोडों को ध्यान में रख के आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है और इसको किस तरीके से समझाया गया इसको भी समझने की बात है कि मेरे भाई ये एक्ट एक बिड बन के आया था। क्या आया था? बिड बन के आया था 2019 के अंतर्गत मेरे भाई। उसके बाद 2020 में एक फिर से इसमें चेंज आया जब एक्ट बनने की बात हुई तो इसमें भी बहुत सारे, मतलब 2019 में भी चेंज आया और उससे रिलेटेड जो 2020 में प्रॉपर बन के एक्ट तैयार हुआ जो इन्फोर्स हुआ मेरे भाई, उन दोनों का कंपेयर करके आपको बताया गया कि किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो मेरे भाई। समझ में आया? ये भी सारी चीजें हम लोग खूब अच्छे से कवर कर लिए। अब देखिए ध्यान क्या रखना है आपका दोस्तों कि भाई देख लेना है कि कौन एक्ट किस कोड के अंतर्गत है। कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन किस में अंतर आता है या किसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद हम बात किए थे दोस्तों जैसे ILO के बारे में बात की। अब ILO को ILO यार देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान दे देना कि भाई ये बना कब था, तो आपको पता होगा कि जब ये बना था और आज की डेट के अंतर्गत लगभग 100 साल हो गए, तो क्वेश्चन 100% श्योर एंड श्योर पूछने वाला है मेरे भाई और हर बार ये पूछा ही है मेरे भाई। तो ILO को हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक कन्वेंशन के बारे में बात करके इसका जो जो डायमेंशन, जितने डायमेंशन, जितने पैरामीटर हो सकते हैं सबको कवर किया गया है ILO के अंतर्गत। और क्या है इसके डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, लास्ट ईयर पेपर में आप देख सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो थ्योरी का पार्ट है मेरे भाई। अब थ्योरी के बारे में अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा इसको कि इसमें बेसिक और एडवांस लेवल पे दो चीजों को लेकर हम कहीं कहीं कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किए थे दोस्तों। अब देखिए जैसे क्या है कि बेसिक लेवल पे अगर हम बात करेंगे या एडवांस लेवल पे बात करेंगे तो बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले आपको क्लास में प्रोवाइड किया गया है दोस्तों कि बहुत सारे आपको बुकलेट मिली हुई है। उन बुकलेट में एक बेसिक कहीं कहीं सोशल सिक्योरिटी और अदर चीजें से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया गया। उससे उसको पढ़ने से आपको यह था कि आपका एक समझ, बेहतर समझ आपकी बन पाएगी दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपके पास टाइम अब नहीं है, आप बल्कि है भी नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है, इसको हटाओ, जितना पढ़ लिए ठीक है। लेकिन जो एडवांस वाला है, जो एडवांस वाला थ्योरी है जिसमें वेलफेयर है, अप्रोचेज है, सोशल सिक्योरिटी है, ये सारी बातें हैं, ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ट्रेड जो एग्रीमेंट, ट्रेड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, उन सब बातों को इसके अंतर्गत कवर किया गया। उन सबको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब ये सारी चीजें तो थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों कि आपको जितने भी पेपर प्रोवाइड किए गए हैं उसको खूब अच्छे से करना है और जितने भी तरीके के आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहली बात उसको समझना है दोस्तों, उसको समझ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि क्या है कि लैंग्वेज सबसे बड़ी बात होती है, लैंग्वेज का खेल होता है भाई पेपर में। ठीक है, छोटी छोटी बात लिख देगा, आप थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। साथ में मैं कोशिश करूंगा दोस्तों इधर हम आपको कुछ क्वेश्चन को अप्रोच आपको समझा पाए दोस्तों कि किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसके अंतर्गत। आगे क्या है दोस्तों कि एक्ट को जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखा गया है दोस्तों, जैसे किन किन क्षेत्रों पे क्षेत्र और किन किन परिस्थितियों में वो लागू होता है, इन्फोर्स होता है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। कितने लोगों पे लागू होता है, ये बातें ध्यान रखनी है। वर्तमान में क्या चेंज है, मतलब करंट में जो चेंज हुआ उसको ध्यान में रखना है। इससे किसी को क्या क्या फायदे मिलते हैं, ये बातें आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ में इसके साथ और इम्पोर्टेंट बात क्या है मेरे भाई कि भाई जो भी एक्ट है वो लागू या अपनाया, मतलब क्या है कि इन्फोर्स हुआ या एडॉप्ट हुआ, ये डेट आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। मेन प्रोविजन क्या था ये आपके दिमाग में होना चाहिए एक सिनॉप्सिस के तौर पे। और साथ में हर एक्ट में अगर कोई समितियां हैं, मतलब क्या समितियां दो तरीके की, एक एक्ट बनाने के लिए
कुछ समिति बनाई गई है और कुछ एक्ट के अंतर्गत भी कम समितियां हैं दोस्तों। तो उन दोनों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कहीं से भी पेपर में क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। और लास्ट में हर एक्ट की एक समरी होनी चाहिए कि भाई क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या था और उस एक्ट के अंतर्गत क्या चीजें हैं। इन दोनों बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है पेपर में नहीं याद आए, फिर भी आप स्मार्ट गेस से कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए आगे की बात करेंगे तो थ्योरीज के बारे में आपको टोटल बता जा चुका है। थ्योरीज के बारे में टोटल आपको बताया गया है दोस्तों। अब थ्योरीज के अंतर्गत हम बता दिए थे आपको कि एक बेसिक थ्योरी है, कहीं ना कहीं बेसिक आइडिया के बारे में बात किया गया है, और एक एडवांस थ्योरी है दोस्तों। बेसिक थ्योरी अगर अभी आपके पास टाइम है, मैं पहले ही बता दिया, कोई जरूरी नहीं है इसको पढ़ो। हाँ पढ़ लिए तो वो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट देने वाला है, अगर नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये वाला पोर्सन है इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है दोस्तों। इसकी क्लासेज है और शॉर्ट में क्लासेज और उसको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे पढ़ाई गई है दोस्तों। तो उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी दोस्तों। जैसे थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर के बारे में बात की गई है, तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्या था, किस तरीके से आया, ठीक है, ये जरूरत क्यों पड़ा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको बताई गई है। वहाँ अप्रोचेज बताया गया है, बहुत सारी अदर थ्योरीज भी बताई गई है, साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ वेजेस बताया गया है। इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है, जिसको आप इस बुकलेट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। सोशल सिक्योरिटी के बारे में आपको बताया गया, जितनी भी इसकी थ्योरी हो सकती है उसको बारे में बताया गया दोस्तों। कहीं कहीं ट्रेड यूनियन के बारे में बताया गया, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उनको बारे में बताया गया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग की टोटल हॉलिस्टिक लेवल पे पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश की है दोस्तों। तो ये सारा अपना जो प्रोग्राम था ये टोटल लेबर लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम था मेरे भाई, ठीक है। अब क्या है कि अब बात करेंगे कि आगे हमें किस तरीके से अब ध्यान ये देना दोस्तों, ठीक है, ये तो बात हो गई क्या है कि किस तरीके से हम टोटल सिलेबस को कवर किए हैं। लेकिन अब जो समय के साथ जो हमें रणनीति अपनानी है वो अपनानी ये है दोस्तों कि हमें कहीं ना कहीं जितने भी आपको लास्ट में जैसे करंट अफेयर पूरे प्रोवाइड कर दिए हैं, कि मतलब क्या पिछले एक साल से लेकर अभी तक मई तक का आपको टोटल करंट की बुकलेट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, उसको खूब अच्छे से आपको तैयार करना है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए उसको तैयार करना है। जितनी क्लासेज आप हैं आपको पता होगा दोस्तों, जो पहले से क्लासेज कर रहे हैं मेरे भाई, कि बहुत सारा डिस्कशन बहुत बेहतर तरीके से कराया गया है। चलो अगर अब नहीं टाइम है, लेकिन क्या है कि आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से तैयार करते हुए आगे बढ़ना।